करना ही है। चलिए, हम लोग बहुत वी वेस्टेड अ लॉट ऑफ टाइम ये बातें फिर कभी करने की हैं। हम लोग जरा बात कर रहे थे टैक्सेस की। तो सबसे पहले तो हम लोग जब हम टैक्स की बात करेंगे तो दो तीन इंपॉर्टेंट चीजें करेंगे। पहले तो टैक्स को डिफाइन करेंगे, फिर टैक्स का क्लासिफिकेशन एक दो पढ़ाया है वो पढ़ाएंगे। उसके बाद हम लोग आज जो बात शुरू करेंगे वो करेंगे कि टैक्सेस की शिफ्टिंग कैसे होती है। तो आई स्टार्ट विद, मैं फिर से उसी से शुरू करता हूं और एज यूजुअल मैं प्रेजेंटेशन करूंगा क्योंकि बिना इसके मैं पढ़ा नहीं पाता हूं। तो नाउ वी कम टू टैक्सेस। देखिए, टैक्स के लिए हमने उस दिन एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज कही थी, इज ए कंपल्सरी पेमेंट। अब जो मैंने शब्द लिखा है कंपल्सरी, सिर्फ आपको समझाने के लिए लिखा है। शब्द क्या लिखना चाहिए? ऑब्लिगेटरी। हिंदी में अगर लिखना है तो क्या लिखेंगे? बाध्यकारी। आगे क्या लिखेंगे? टू बी पेड। कौन करता है पेमेंट इसका? टू बी पेड बाय इंडिविजुअल्स, इंस्टीट्यूशंस एंड बिजनेसेस। किसको करना है? टू गवर्नमेंट्स। जब मैंने गवर्नमेंट्स लिखा तो क्योंकि भारत में सेंटर, स्टेट और लोकल, केंद्र, राज्य और क्षेत्रीय। अब जरा ध्यान से देखिए कि विदाउट, असली शब्द क्या है? विदाउट एनी प्रॉमिस टू रिपे। विदाउट एनी प्रॉमिस टू रिपे इन एनी मैनर। आपसे जो पैसा लिया जाएगा उसके बदले में किसी भी हालत में आपको कुछ कहेंगे नहीं कि हम आपका कुछ वापस करने जा रहे हैं। इन एनी मैनर। चार चीजें देखी। इट्स एन ऑब्लिगेटरी, बाध्यकारी है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। इसीलिए हम लोग बार बार शब्द इस्तेमाल करते हैं सरकार। सरकार के पास जो शब्द आप लिखते हैं कि सॉवरेनिटी है, संप्रभुता है, संप्रभुता एक चीज है, लेकिन सरकार के पास एक शक्ति होती है जिसे कहते हैं बाध्यकारी शक्ति। ये आपसे टैक्स वसूल सकती है। अगर आप नहीं देंगे तो आपको जेल या फाइन या पनिशमेंट कुछ भी दिया जा सकता है। तो सरकार को मिलने वाला ही कर होगा। किसी और को आप पेमेंट करते हैं वो टैक्स नहीं होगा। टैक्स हैज टू बी मेड बाय इंडिविजुअल्स टू द गवर्नमेंट्स। लेकिन गवर्नमेंट डू नॉट प्रॉमिस एनीथिंग टू रिपे। सरकार आपको कुछ भी देने का वायदा नहीं करती। आपसे टैक्स लिया, इनकम टैक्स लिया, उस कुछ आपको ये नहीं कहती कि आपके लिए सड़क अच्छी बना देंगे, कुछ भी नहीं। हालांकि उसका काम है आपके लिए काम करना, लेकिन कोई प्रॉमिस नहीं होता टैक्स के साथ। इसीलिए मैंने आपसे बताया था कि जो ड्यूटी है वो थोड़ा अलग है, फाइन है जो अलग है, फीस है वो अलग है, वो टैक्स से अलग है। वाई दे आर डिफरेंट फ्रॉम टैक्स? क्योंकि टैक्स इज ए पेमेंट दैट यू हैव टू मेक। आपको करना ही है, बाध्यकारी है। सरकार को करेंगे, लेकिन इसके बदले में सरकार आपको कुछ भी देने का वायदा नहीं करती कि हम आपके लिए ये करेंगे। जब फीस थी तो अलग थी, आपसे शुल्क लिया तो आपको पढ़ने की सुविधा प्रदान की, वो अलग चीज हो गई। रेल का किराया लिया तो आपने रेल के बैठने की सुविधा आपको प्रदान की। वहां पर क्या होता है? क्यो प्रो क्यो, यानी जैसा आपके संग आप करेंगे उतना ही आपका भुगतान किया जाएगा। टैक्स एक ऐसा बाध्यकारी भुगतान है जिसके बदले में कुछ भी देने का वायदा सरकार नहीं करती। प्रायः टैक्स जब भी होता है शुरू नेचुरली, क्योंकि बहुत सारे काम है सरकार को करने हैं। सरकार को हम लोगों ने थोड़ा दिन पहले पढ़ा था, पब्लिक गुड्स तो बनानी ही बनानी है। इसको तो अगर नहीं बनाएगी तो बहुत नुकसान होगा ही होगा। फिर हम लोग मानते हैं कि मेरिट गुड्स भी सरकार को बनानी चाहिए। मैंने इन दोनों चीजों के बारे में थोड़ा सा पढ़ाया है। प्लस आजकल हम लोग मानते हैं कि डेवलपमेंटल
काम भी सरकार करती है। यानी डेवलपमेंटल का मतलब है कि कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर भी क्रिएट करती है, कुछ और चीजें भी क्रिएट करती है। अब सरकार को ये सारी चीजें चाहिए, तो ये सरकार आपको देती है, लेकिन बदले में सरकार को कुछ चाहिए, एंड दैट इज नोन एज टैक्स। तो पहले बहुत कम जो क्लासिकल अर्थशास्त्री थे वो टैक्सेस के बहुत खिलाफ रहते थे। टैक्सेस की तुलना वो हमेशा ओलों से करते थे। हेल स्टॉर्म विच डिस्ट्रॉयज द क्रॉप, सरकार को कर कम से कम लेना चाहिए, बहुत ही कम लेना चाहिए। इसलिए उन्होंने अपने बहुत तरह की थ्योरीज दी। तो इसकी तुलना वो इतनी खराब करते थे, वो कहते थे टैक्स तो एक ऐसी चीज है जिससे कि पूरे देश का विकास रुक जाता है। लेकिन मॉडर्न युग में हम लोग मानते हैं कि सरकार को टैक्स चाहिए ही चाहिए, क्योंकि सरकार को बहुत तरीके के काम करने हैं। तो सबसे पहली बात ये आती है कि कौन सा क्लासिफिकेशन करते हैं। तो सबसे हम लोगों ने उस दिन बताया था कि वी क्लासिफाई लाइक दिस। कुछ टैक्सेस को हम डायरेक्ट कहते हैं, कुछ टैक्सेस को इनडायरेक्ट कहते हैं। देखिए सिंपल परिभाषा भी लेते हैं, फिर थोड़ा सा मुश्किल परिभाषाएं लेंगे। डायरेक्ट का मतलब क्या है? टैक्स पेयर और गवर्नमेंट, इनके बीच डायरेक्ट रिलेशनशिप है। शुरुआती परिभाषा माने मेरी इनकम ज्यादा है और मैं सरकार को टैक्स दे रहा हूं, मेरी प्रॉपर्टी ज्यादा है तो मैं सरकार को टैक्स दे रहा हूं, वॉट एवर इट इज कॉल्ड एज अ रिलेशनशिप विच इज डायरेक्ट। यह एक प्रत्यक्ष, इसी का लिए नाम ही रख दिया गया प्रत्यक्ष कर। प्रत्यक्ष का मतलब है जिसमें दोनों के मध्य टैक्स देने वाले और टैक्स लेने वाले, हमने किसको कहा? टैक्स देने वाले इंडिविजुअल्स, इंस्टीट्यूशंस एंड बिजनेस हैं। टैक्स लेने वाला कौन है? सरकार है। इफ द रिलेशनशिप इज डायरेक्ट इट इज कॉल्ड डायरेक्ट टैक्स। लेकिन अगर गवर्नमेंट यहां पर है, टैक्स ले रही है, और यहां पर आप टैक्स दे रहे हैं, टैक्स पेयर हैं, लेकिन अगर बीच में कोई आदमी और है, इसको हम इंटरमीडियरी कहें, ये आदमी है, यानी क्या कर रहा है कि ये आदमी इससे टैक्स लेकर इसको दे रहा है और ये आदमी टैक्स लेकर इसे दे रहा है, इसीलिए हमने इसको क्या कहा? अप्रत्यक्ष या परोक्ष। अप्रत्यक्ष मीन्स विच इज इनडायरेक्ट। इनडायरेक्ट का मतलब बिल्कुल साफ साफ है कि हमने किसी और को टैक्स दिया और किसी और ने किसी और को टैक्स दिया। तो ध्यान से देखिए कि जो इंटरमीडियरी होता है ये कौन होता है। जैसे इसीलिए हम लोग सामान्य तौर पर कहते हैं कि जैसे हमने दुकान से कोई सामान खरीदा, मान लीजिए वी परचेज ए पेन, और इस पेन से फिर हमने जो टैक्स हुआ वो सरकार को दे दिया, तो इसे हम लोग क्या कहते हैं? इसको हम लोग क्या कहते हैं? इनडायरेक्ट टैक्सेस के माध्यम से सरकार को बहुत पैसा पहुंच जाता है। तो टैक्स लेने वाला एक बीच में है कोई, है ना, एक टैक्स लेने वाला कोई एक बीच में है, इसीलिए इसको हम कहते हैं इनडायरेक्ट टैक्सेस। इसीलिए हम इसको कहते हैं इनडायरेक्ट टैक्सेस, ठीक है ना। तो परीक्षा तरीका बिल्कुल सिंपल है डायरेक्ट और इनडायरेक्ट का। उस दिन मैंने एक सिंपल परिभाषा बताई थी, अब हम जरा इसको मुश्किल करते जाएंगे। सिंपल परिभाषा बताई थी कि इनकम आपकी और प्रॉपर्टी आपकी, इन चीजों पर जब भी कोई टैक्स लगेगा, इनकम पर या प्रॉपर्टी पर, तो उसे हम डायरेक्ट टैक्स कहते हैं। और जो गुड्स एंड सर्विसेज पे लगता है, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, इसको हम लोग इनडायरेक्ट टैक्स कहते हैं। ये एक सिंपल वर्केबल परिभाषाएं हैं, ये दोनों परिभाषाएं बिल्कुल सिंपल हैं, इसलिए मैं इन परिभाषाओं को बहुत मुश्किल नहीं कर रहा हूं, ये सिर्फ आपके समझने के लिए हैं। दीज आर फॉर योर कंजम्पशन एंड यूज। जनरली आप देखिए तो जीएसटी, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, क्या है? इनडायरेक्ट टैक्स है। अब इसके पर्पसेस और बताएंगे, लेकिन अब हम लोग इसके थोड़ा एक नया कंसेप्ट इस्तेमाल करते हैं और उस कंसेप्ट के हिसाब से इसका अध्ययन करते हैं। पहला शब्द इस्तेमाल करेंगे इम्पैक्ट, और दूसरा शब्द इस्तेमाल करेंगे इंसिडेंस, कराघात, करापात। इसके आधार पर हम डेफिनेशंस को अलग करने की कोशिश करेंगे, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट के। बहुत क्लियर नहीं होंगी, लेकिन फिर और तरीके निकालेंगे। शब्द इंग्लिश में भी बड़ा सिंपल है और हिंदी में भी बड़ा सिंपल है, कराघात।
कर का आघात, इंपैक्ट ऑफ द टैक्स। इंपैक्ट का मतलब क्या है? जब टैक्स टच करता माने स्पर्श करता है, किसमें? इकोनॉमी में, अर्थव्यवस्था में। तो जब इकोनॉमी में टच करने का क्या मतलब हुआ? सरकार जब भी टैक्स लेगी तो किसी से उम्मीद करेगी कि यह आदमी हमें टैक्स देगा, ए टैक्स देगा, बी टैक्स देगा, सी टैक्स देगा, डी टैक्स देगा। यानी टैक्स सरकार जिस पर भी लगाएगी, यानी जिससे उम्मीद करेगी सरकार, दिस पर्सन विल पे मी द टैक्स, ये आदमी मुझे टैक्स देगा। जैसे हमने सोचा कि हम पंखों पर इस बार टैक्स लगाएंगे, और पंखों पर जब टैक्स लगाएंगे तो पंखा बनाने वाली कंपनी पर टैक्स लगाना बड़ा सिंपल हो जाएगा। बजाज पंखे की कंपनी पर टैक्स लगा दिया कि भाई आपने 1000 पंखे बनाए और इन 1000 पंखों के बदले में आप हमें 10 या 1 लाख रुपए हमें टैक्स दे दीजिए, हर पंखे पर आप 100 रुपए टैक्स हमें दे दीजिए। सिंपल है। तो टैक्स कौन देगा? नेचुरली बजाज कंपनी देगी। बजाज कंपनी कैसे देगी? तो बजाज कंपनी तो नहीं देगी ना। तो बजाज कंपनी में कोई एक आदमी होगा जिसका नाम मान लीजिए मैनेजिंग डायरेक्टर है, जो भी हो वो आदमी टैक्स देगा। 1 सेकंड रुकिए सर, मैं क्लास लेने के बाद आपसे बात करता हूं। मैनेजिंग जो डायरेक्टर होगा वो इस टैक्स का पेमेंट कर देगा। तो इसे हमने कहा इंपैक्ट। टैक्स इसने दे दिया, मैनेजिंग डायरेक्टर ने दे दिया, कंपनी की तरफ से पेमेंट कर दिया। मान लीजिए उन्होंने लगाया टैक्स मिठाई की दुकान पर। तो मिठाई की दुकान वट एवर इट इज, कोई शॉप है, उनसे कहा गया कि जितने किलो आप मिठाई बेचेंगे उसके हिसाब से हमको आपको टैक्स देना है। मे बी कि 1 महीने में आप 10,000 किलो मिठाई बेचते हैं, 10 रुपए के हिसाब से आप हमें लगभग 1,000 रुपए टैक्स देंगे। तो टैक्स देने की जिम्मेदारी किसकी है? इस मिठाई वाली कंपनी। कि आपका ये सिनेमा हॉल है तो आपको इसका टैक्स देना पड़ेगा, इतनी जमीन आपके नाम है तो आपको इतना हाउस टैक्स, इतना वाटर टैक्स देना पड़ेगा। तो टैक्स जब भी लगेगा इट हैज टू बी नेम्ड। किसी आदमी का नाम तो उस पर होगा कि हु विल पे, हु विल पे, कौन इसका भुगतान करेगा। भुगतान करेगा माने उसकी जिम्मेदारी है। इट बिकम्स द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द पर्सन टू पे द टैक्स। इट बिकम्स द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द पर्सन टू पे द टैक्स। अब ये जो भी नाम आदमी होगा, रिस्पॉन्सिबल होगा, इसे हम कहेंगे कर का आघात या इंपैक्ट। अब इस इंपैक्ट को अगर इंग्लिश में देखें तो और हिंदी में देखें तो अपने आप मतलब समझ में आ जाएगा। आप अगर किसी एक पत्थर से किसी दीवार को खींचकर मारें तो दीवार पर कहीं ना कहीं वो टच करेगा। टच माने क्या हो गया? स्पर्श, राइट। तो जहां वो टच किया, जहां वो स्पर्श किया, जहां इकोनॉमी में वो पहली दफे आया, इसे हमने कह दिया इंपैक्ट, है ना। हम लोग इंपैक्ट को बिल्कुल सीधी मतलब देखते हैं। जैसे आप किसी भी व्यक्ति से मिल रहे हैं और देख रहे हैं, और जिस व्यक्ति को आप देख रहे हैं वह व्यक्ति उस टैक्स का जिम्मेदार होगा, वो व्यक्ति उस टैक्स का जिम्मेदार होगा कि भाई हमने इससे मतलब है। तो स्पर्श बिंदु इकोनॉमी में जिस पॉइंट पर गवर्नमेंट ने जिस व्यक्ति, जिस संस्था, जहां पर भी स्पर्श किया टैक्स का, उसे हम कहते हैं कर का आघात। इंसिडेंस माने कर की विपदा। हम इसे क्या कहेंगे? रेस्टिंग पॉइंट। इसे हम क्या कहेंगे? रेस्टिंग पॉइंट। जहां आकर कर ठहर गया, जिसने वास्तव में कर का भुगतान किया।
अब आप कहेंगे कर का भुगतान तो वही आदमी कर रहा है जिसके ऊपर स्पर्श पड़ा। नहीं, कभी कभी ऐसा हो सकता है, कभी कभी क्या बहुत बार ऐसा हो सकता है कि जिस पर स्पर्श पड़े उस पर प्रभाव ना पड़े, प्रभाव किसी और पर पड़ जाए। जैसे फॉर एग्जाम्पल हमने कहा कि बजाज कंपनी को हमने कहा तुमको देना पड़ेगा ये टैक्स। अब उन्होंने क्या किया कि अपने होलसेलरों के लिए दाम बढ़ा दिया। तो कंपनी ने टैक्स लिया, लेकिन उनको किससे ले लिया? होलसेलर से। होलसेलर से किसने ले लिया? रिटेलर ने ले लिया। रिटेलर से किसने ले लिया? नेचुरली ग्राहक ने लिया। और ग्राहक को अब पंखा 100 रुपए महंगा पड़ना, तो ग्राहक ने तो उसका कंजम्पशन किया। तो कंजम्पशन किसने किया? द कस्टमर। तो वास्तव में कर का भुगतान किसने किया? कर कहां पर जाकर रेस्ट कर गया, कर कहां पर जाकर ठहर गया? उस पॉइंट को जहां ये कर ठहर जाता है उस बिंदु को कहते हैं इंसिडेंस, माने जिसके आगे कर और आगे ट्रांसफर नहीं होता, जहां पर वो कर रेस्ट करने लगता है, जहां पर उसका वास्तविक प्रभाव पड़ता है, दैट इज कॉल्ड इंसिडेंस। अभी भी इंसिडेंस शब्द बड़ा क्लियर नहीं होगा, क्योंकि कई बार इम्तिहान में एक शब्द आ जाता है कि अगर हम एक शब्द और लिखें, मान लीजिए इफेक्ट ऑफ टैक्स, कर का प्रभाव, तो भाई कर का प्रभाव किस पर पड़ता है? उसी पर पड़ता है जिस पर कर रेस्ट करता है। तो फिर इफेक्ट और इंसिडेंस में फर्क क्या होगा? इसको हम लोगों को तीनों शब्दों को बड़ा क्लियरली समझ लेना, तब हम जाकर शिफ्टिंग की बात करेंगे। अब देखिए, कर का प्रभाव क्या पड़ा, ये कुछ अलग चीजें भी हो गई। कैसे अलग चीजें हो गई? मान लीजिए सरकार ने कुल मिलाकर 100 रुपए प्रति पंखा टैक्स लगाया। गुड। इसने क्या किया? किसी दूसरे पर टाल दिया, होलसेलर से रिटेलर पर चला गया, रिटेलर से दुकानदार ग्राहक पर आ गया। लेकिन रिटेलर जो था उसने सोचा कि अगर संभव है, पॉसिबल है कि हमें तो सरकार को 100 रुपए टैक्स देना है, 700 रुपए लागत आती है, उसने आपसे कहा साहब 850 रुपए दीजिए, हम आपको सेवा प्रदान करते हैं, हम आपकी मदद करते हैं, आपको आफ्टर सेल करेंगे, या किसी वजह से उसने कहा 850। तो पंखे की लागत तो 700 थी, पंखे पर कर 100 रुपए था, कर का भार कितना आना चाहिए था? 100 रुपए आना चाहिए था। लेकिन इस व्यक्ति ने जबरदस्ती झूठ बोल के किसी और कारण से दाम बढ़ाकर कितना कर दिया? 150 बढ़ा दिया। तो आप पर कर का कितना प्रभाव पड़ा? आप पर कर का प्रभाव पड़ा 150, जबकि कर का भार कितना है? 100। अभी भी अगर नहीं समझ में आता तो और एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए कि आपने क्या किया कि 100 रुपए दाम बढ़ा दिए, 800 रखे। लेकिन जब 100 रुपए दाम बढ़ा दिए तो पहले 80 ग्राहक आते थे, अब दाम बढ़ जाने के कारण 60 ही ग्राहक आने लगे। जब 60 ग्राहक आएंगे, लेट द नंबर ऑफ कस्टमर्स इज लेस, तो द डिमांड विल गो डाउन। इफ द डिमांड गोज डाउन, द प्रोडक्शन विल बी अफेक्टेड। तो प्रोडक्शन पर भी इसका प्रभाव पड़ सकता है। तो कर का प्रभाव प्रोडक्शन, कंजम्पशन, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम, सब चीज पर पड़ता है। कर का प्रभाव का संबंध जो है वो केवल कर से नहीं है। इसके प्रभाव में प्रोडक्शन इफेक्ट हो सकता है, इसके प्रभाव से कंजम्पशन इफेक्ट हो सकता है, इसके प्रभाव से याद रखिए इनकम डिस्ट्रीब्यूशन, आय का वितरण बदल सकता है, इसके प्रभाव से बहुत सारी और चीजें हो सकती हैं। इसके प्रभाव से सरकार की आय घट सकती है। टैक्स लगाया और लोगों ने खरीदना ही बंद कर दिया तो सरकार की आय भी प्रभावित हो सकती है। ये सारी चीजें क्या हैं? इफेक्ट। इफेक्ट में बहुत चीजें आती हैं। कर का प्रभाव अलग चीज है। ये हमारी बचत को प्रभावित करता है, ये हमारे निवेश को प्रभावित करता है, ये हमारी डिमांड को प्रभावित करता है। तो जो कर का प्रभाव है वो बहुत व्यापक प्रभाव है अर्थव्यवस्था पर। दैट इज वन ऑफ द वेरी बिग इंपैक्ट्स ऑन द इकोनॉमी। तो इफेक्ट अलग शब्द है। इफेक्ट ऑफ टैक्स अगर पूछा जाता है तो बिल्कुल ध्यान से समझ लीजिए, इट इज इंटायरली डिफरेंट। इसका कोई संबंध केवल
इंसिडेंस से नहीं है। इंसिडेंस क्या है? जो वास्तव में कर के भार का वहन करे, द पर्सन हु एक्चुअली बियर्स द बर्डन, द पर्सन हु एक्चुअली बियर्स द बर्डन, ठीक है ना, उसे हम क्या कहते हैं? कर का आपात यानी विपदा, है ना। इसको वैसे तो मैं बहुत तरीकों से समझा सकता हूं, लेकिन इसको बस इतना समझने की जरूरत है कि जहां कर लगा, छुआ, स्पर्श किया, वो इंपैक्ट हो गया। जहां कर रेस्ट कर गया वो इंसिडेंस हो गया। और इस इंसिडेंस के कारण इकोनॉमी पर जो प्रभाव पड़ा उसे हमने कहा टैक्स का इफेक्ट। अब इस आधार पर बहुत सारे लोग प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष करों के बीच अंतर करते हैं, जो बहुत अच्छा अंतर नहीं है, लेकिन फिर भी समझने की कोशिश करते हैं कि व्हाट डू वी मीन बाय इट। हम इसको आज इस टॉपिक को आराम से समझा लेते हैं, क्योंकि हमें फिर नेक्स्ट टाइम में हम इसको अलग ढंग से एक्सप्लेन कर लेंगे। तो जो हमने शब्द कहा इंपैक्ट और इंसिडेंस, तो एक लोगों ने परिभाषा करनी शुरू की कि अगर इंपैक्ट और इंसिडेंस एक ही पर है तो वो डायरेक्ट टैक्स हो गया, और अगर इंपैक्ट और इंसिडेंस अलग अलग आदमियों पर हो गया, जैसे अभी हम लोगों ने पढ़ा था इंपैक्ट बजाज कंपनी पर और इंसिडेंस ग्राहकों पर, तो उन्होंने कहा साहब ये इनडायरेक्ट टैक्स हो गया। ये जो परिभाषा है, ये परिभाषा बिल्कुल ठीक है नहीं। मैं आपसे बिल्कुल सिंपल बात कह रहा हूं। इस परिभाषा को परिमार्जित करने के बहुत से तरीके हैं, लेकिन ये परिभाषा आप लिखना चाहें लिखें, लेकिन ये परिभाषा बहुत उचित नहीं है। मैं आपको एग्जाम्पल्स के माध्यम से बता देता हूं कि व्हाट डू वी मीन बाय इट। अब जैसे उदाहरण के लिए हमने कहा बजाज के पंखों की बात हमने की कि इनके ऊपर 100 रुपए का टैक्स पड़ा, और इन्होंने होलसेलर से कहा, होलसेलर ने रिटेलर को दे दिया, रिटेलर ने क्या किया, क्या कहते हैं, ग्राहक से चार्ज कर लिया पैसा। तो 100 रुपए यहां पर हुआ इंपैक्ट और यहां हुआ इंसिडेंस। थोड़ी देर के लिए मान लीजिए ग्राहक ने कहा 750 का आता था, मैं इसका एक भी पैसा ज्यादा नहीं दूंगा, या चलिए 25 रुपए ज्यादा दूंगा, अगर आपको बेचना हो तो बेचिए, नहीं बेचना हो तो मत बेचिए, दिस इज योर प्रॉब्लम। पहले 750 का आता था, अब आप कह रहे हैं 850 का, मुझे नहीं खरीदना, आई एम गोइंग आउट ऑफ द मार्केट। 775 का आप दें तो ठीक है, नहीं दें तो नहीं ठीक है। जब ये बात रिटेलर को पता चलेगी तो रिटेलर का मान लीजिए उसमें मार्जिन है 50, वो कहेगा भाई मैं 850 का ना बेचूं चल जाएगा, लेकिन मेरे को कुछ तो प्रॉफिट चाहिए, मैं 25 रुपए चलिए छोड़ देता हूं, आई एम रेडी टू लीव 25 रुपीज, लेकिन आपको 825 तो देना ही पड़ेगा। लेकिन ग्राहक तो 775 से ज्यादा देने को तैयार ही नहीं है। देन व्हाट विल हैपन? रिटेलर होलसेलर से कहेगा भाई आप समझिए ये पंखा नहीं बिक रहा, आप अपना पंखे वापस ले लीजिए। रिटेलर का भी 50 रुपए का मार्जिन है, कि वो कहेगा चलो 25 मैं भी छोड़ देता हूं, लेकिन मैं भी 800 से कम में नहीं दे सकता हूं, चाहे कुछ हो जाए। ग्राहक तो 775 से ज्यादा देने को तैयार नहीं। अब सवाल है कि इन लोगों ने कंपनी को लिखा, तो कंपनी ने कहा ठीक है भाई हमारा प्रॉफिट 100 रुपए आता था, हम उसमें से आपको 25 रुपए छोड़ देते हैं, आप लोग सब लोग थोड़ा थोड़ा मार्जिन छोड़ दीजिए, और ये पंखा 775 का ग्राहक को दे दीजिए। अब प्रश्न क्या आया, इस पूरे टैक्स में 25 रुपए का भार तो इसने वहन किया, 25 का इसने किया, 25 का इसने किया, 25 का इसने किया, तब पंखा बिका। नाउ द क्वेश्चन इज, इंपैक्ट इज ऑन बजाज कंपनी, लेकिन इंसिडेंस इज ऑन ऑल द फोर। कर का भार थोड़ा 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 सब वहन कर रहे हैं, या केवल एक कंपनी कर दे, या केवल पूरा ग्राहक कर दे, या होलसेलर कर दे, है ना। अब तो ये तो यहां पर तो 4 है। चाय की दुकान है, चाय की दुकान पर 10 रुपए कप चाय बनती है, उसने कहा 1 रुपए बढ़ाया, लोगों ने कहा तुम्हारी दुकान से चाय पीना ही बंद कर देंगे, तो इसकी चाय बिकनी बंद हो जाएगी। तो कहेगा नहीं भैया मैं पूरा चाय 10 रुपए में बेचूंगा, मेरा जो प्रॉफिट होता था हो जाएगा कम, लेट मी होप इट। तो चाय का इंपैक्ट किस पर पड़ा? दुकान पर। और इंसिडेंस किस पर पड़ा? वो भी। लेकिन फिर ये इनडायरेक्ट टैक्स तो रहेगा ना, डायरेक्ट टैक्स थोड़ी रहेगा। क्यों? क्योंकि इनडायरेक्ट टैक्स क्या है? टैक्स ग्राहक से लेकर के सरकार को देना। अब ग्राहक से ले नहीं पा रहे, दिस इज योर प्रॉब्लम।
आप खुद दे रहे हैं, दिस इज योर प्रॉब्लम ना, ये प्रॉब्लम ग्राहक की थोड़ी है, दिस इज योर प्रॉब्लम। तो इंपैक्ट भी आप पर आ गया और इंसिडेंस भी आप पर आ गया, लेकिन ये टैक्स डायरेक्ट थोड़ी हो गया, ये टैक्स तो इनडायरेक्ट ही रहेगा, क्योंकि आपको देना है, लेना था इससे नहीं ले पाए, दैट इज अनदर प्रॉब्लम। तो सवाल यह है कि टैक्स का इंसिडेंस किस पर पड़ता है, ये बहुत सारी चीजों पर निर्भर करता है ना। नॉट ओनली दिस, इंपैक्ट किस पर पड़ता है, इट इज ऑलवेज क्लियर। इंपैक्ट के बारे में तो कोई डाउट है ही नहीं। प्रभाव सबसे पहला स्पर्श कहां पर करेगा इकोनॉमी में, वो बड़ा क्लियर है। गवर्नमेंट जो भी टैक्स लेगी वो पहले दिन उसकी लायबिलिटी, दायित्व फिक्स कर देगी, भैया तुम्हें देना, हम तो तुमको पकड़ेंगे, हमको तुम्हारे अलावा कोई मतलब नहीं। तो यानी यू, एनीवन, इंडिविजुअल, इन्वेस्टर, व्हाटएवर इट इज, हमको आपसे टैक्स लेना, हमें आपकी लायबिलिटी हम तो आपसे जानते हैं। तो हम जानते हैं माने इम्पैक्ट तो हमको पता है। तो इम्पैक्ट तो सरकार की इंटेंशन से ही पता चल जाता है कि सरकार ने किससे लेने का वायदा किया, किसके बारे में सोचा। तो इम्पैक्ट में तो डाउट नहीं होगा, कभी भी डाउट नहीं होगा, क्योंकि इम्पैक्ट का तो बिल्कुल क्लियर मतलब है, व्हेन ए टैक्स फर्स्ट टचेस द इकोनॉमी, अर्थव्यवस्था में जहां सबसे पहले कर का स्पर्श हुआ वो तो इम्पैक्ट होगा। इंसिडेंस कहां होगा, नॉट वेरी श्योर, इट विल डिपेंड अपॉन सो मेनी थिंग्स, उन्हीं को हमको आगे जाकर पढ़ना है। वो कहां पर होगा, उसको कैसे किया जाएगा, उन सारी चीजों को हम लोग पढ़ते हैं, उसके लिए पूरा टॉपिक पढ़ते हैं, दैट इज नोन एज शिफ्टिंग ऑफ टैक्स। कर विवर्तन होगा कि नहीं, कैसे होगा, दैट वी आर नॉट गोइंग टू डिस्कस, अभी हम लोग उसके ऊपर नहीं आएंगे क्योंकि बड़ा टॉपिक है, कल ही पढ़ेंगे। तो शिफ्टिंग ऑफ टैक्स माने कर को हम एक स्थान से दूसरे स्थान पर शिफ्ट कर सकते हैं कि नहीं, आगे की ओर शिफ्ट करना, फॉरवर्ड शिफ्टिंग। लेकिन कभी कभी अभी हम लोगों ने देखा था बैकवर्ड शिफ्टिंग भी हो सकती है। बैकवर्ड शिफ्टिंग का मतलब है जब हम आगे से पैसा नहीं वसूल कर पा रहे हैं तो हम पीछे से पैसा वसूल करेंगे। पड़ा जहां पर वो तो बिल्कुल क्लियर है, ए बिंदु पर पड़ा, दिस इज इंपैक्ट, फिर ये शिफ्ट होकर यहां तक गया, यहां तक गया, नहीं गया, या इधर गया, वी डू नॉट। इसलिए इंसिडेंस इज डिफिकल्ट टू डिफाइन, और क्योंकि इंसिडेंस इज डिफिकल्ट टू डिफाइन इसलिए यह परिभाषा नहीं चलेगी कि कर का डायरेक्ट टैक्स वो होगा जिसमें करपात और कराघात एक ही पर हो, दिस डेफिनेशन विल नॉट वर्क, क्योंकि कराघात और करापात एक पर हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, गुड्स में भी, सर्विसेज में भी, और सब जगहों पर। इवन कभी कभी प्रॉपर्टी पर लगने वाला टैक्स भी शिफ्ट हो सकता है, विवर्तित हो सकता है, लेकिन क्योंकि वो अभी आपके बीए पार्ट 2 के कोर्स में नहीं है इसलिए हम उस लेवल तक नहीं जाएंगे। लेकिन हम लोग एक बात, अगर इसी परिभाषा को थोड़ा और परिमार्जित करने की कोशिश करें, वी ट्राई टू रिफॉर्म दिस, तो हम क्या कह सकते हैं, गवर्नमेंट इंटेंशंस, सरकार की सदिच्छा, सरकार का एक प्रकार से सोचने का तरीका। सरकार ए पर टैक्स लगाए और ये सोच के लगाए कि ही शैल पे, इसी को देना चाहिए। सरकार ने टैक्स लगाया और इंटेंशन भी बिल्कुल क्लियर है, आप ही को देना चाहिए, ही शैल पे, तब ये फिर डायरेक्ट टैक्स हो गया। अगर सरकार ने इंटेंशन लगाया कि ए पर, बट ही मे शिफ्ट, मैंने शब्द क्या लिखा है, मे, कर भी सकता है, नहीं भी कर सकता है, ही मे शिफ्ट, हमसे कोई मतलब नहीं, but we will charge it from Mr. A. We will charge it from Mr. A. If he shifts, all right. If he doesn't shift, it's all right. हमसे इससे कोई मतलब नहीं. He may charge from others. और वो भी कैसा? चार्ज फ्रॉम अदर्स में फुल्ली चार्ज कर सकता है, पार्शियली चार्ज कर सकता है, कुछ भी कर सकता है. He will charge it from others and give it to me. माने हमने आप पर टैक्स लगाया और इंटेंशन हमारी बड़ी क्लियर है, आप खुद दीजिए या किसी से लेके दीजिए,
देन इट इज इनडायरेक्ट टैक्स। इनडायरेक्ट टैक्स का मतलब यही है कि वी आर लेविंग द टैक्स ऑन यू, यू हैव टू पे। यू चार्ज फ्रॉम अदर्स फुल्ली, पार्शियली, नॉट एट ऑल, ये आपकी समस्या है, हमारी समस्या नहीं। लेकिन हमने आपको ये सुविधा दी है, वी इंटेंड दिस, हम आपको ये चांस देते हैं कि आप इसको दूसरे पर शिफ्ट कर दीजिए। तो यहां पर गवर्नमेंट की इंटेंशंस के आधार पर जब डायरेक्ट और इनडायरेक्ट बांटते हैं, अगेन आई टेल यू दिस डेफिनेशन इज ऑल्सो नॉट 100% करेक्ट, लेकिन ये डेफिनेशन पुरानी वाली से अच्छी थी कि अगर इंसिडेंस और इंपैक्ट एक ही पर हो तो डायरेक्ट, और इंसिडेंस और इंपैक्ट अलग अलग लोगों पर हो तो हम क्या कहेंगे, वो इनडायरेक्ट। वहां से ये परिभाषा थोड़ी परिमार्जित है, इट्स ए बिट मॉडिफाइड परिभाषा। ये मॉडिफिकेशन में क्या हो गया कि गवर्नमेंट की इंटेंशंस आर क्लियर, यू आर बीइंग टैक्स्ड बिकॉज यू हैव टू पे इट फ्रॉम योर पॉकेट, आपको अपनी जेब से ही देना है। हम चाहते हैं कि आप इसको अपनी जेब से ही दें, हम आपको ये नहीं चाहते कि आप शिफ्ट करें, शिफ्ट करेंगे तो हम आपको जेल में भेजेंगे, हम आपके खिलाफ कार्यवाही करेंगे। Our intentions are clear. I am taxing Mr. Ambani, Ambani shall pay. I am taxing Manmohan Krishna, Manmohan Krishna shall pay. He shall not do anything to change this or shift this tax to someone else. तो सरकार की जब इंटेंशन बिल्कुल क्लियर है कि डायरेक्ट रिलेशनशिप होना चाहिए हमारा आपका, वी आर आस्किंग द टैक्स, यू हैव टू पे इट एंड यू मस्ट पे इट फ्रॉम योर सेल्फ। दूसरे में इंटेंशन फर्क है, वी आर चार्जिंग इट फ्रॉम इट but you may distribute it, may माने there is a possibility you may not, आप नहीं कर पाएंगे, हो सकता है किसी वजह से ना कर पाए, वो कौन सी वजह है उनको हम लोग पढ़ेंगे अभी, लेकिन अभी उनको नहीं पढ़ पा रहे। नेक्स्ट लेक्चर जो हमारा होगा उसमें हम लोग उनको पढ़ेंगे, बहुत सारे डायग्राम्स इनको बनाएंगे, क्योंकि सबसे ज्यादा क्वेश्चन जो है शिफ्टिंग पर ही आता है, तो और शिफ्टिंग पे कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं दैट विल डिस्कस। तो सबसे बड़ी बात है कि इंटेंशन क्या है सरकार का, सरकार का इंटेंशन है कि तू हमको दे दो और फिर वसूल करते रहना। वसूल ज्यादा कर सकते हो, ज्यादा कर लेना भैया, हमने जितना टैक्स लगाया, इफ यू कैन चार्ज मोर डू इट, हम उसके बारे में बात ही नहीं करेंगे, हमें तो सिर्फ अपना हिस्सा लेना है। आप ज्यादा चार्ज करते हैं, जमींदारी सिस्टम में क्या होता था, सरकार जो थी जमींदार से कहती थी आप हमको 100 करोड़ दे दीजिए, आप किसानों से कितना लेंगे हमारे से कोई मतलब नहीं, आपको हमने जमींदार बना दिया, यू आर ए मिडलमैन, यू में चार्ज 120 करोड़ 150 करोड़ 200 करोड़, दैट इज योर प्रॉब्लम, माई शेयर इज इंटैक्ट, हमारा हिस्सा जो है वो बिल्कुल इंटैक्ट रहना चाहिए, आप हमें हमारा हिस्सा दे दें, बाकी लोगों से वसूल पाए। मान लीजिए फसल खराब हो गई, सूखा पड़ गया, नहीं वसूल पाए, वो हमसे मतलब नहीं, दैट इज नन ऑफ आवर प्रॉब्लम, हमको आपसे टैक्स चाहिए। तो जब ये इंटेंशन है कि दैट वी नीड सो मच टैक्स फ्रॉम यू एंड यू मे चार्ज फ्रॉम अदर्स, तो अगर ये इंटेंशन है तो ये कैसा टैक्स हो गया, इनडायरेक्ट, क्योंकि परिभाषा में भी यही कह रहा है कि टैक्स पेयर कोई और है, लेकिन सरकार उन सबसे टैक्स लेना नहीं चाहती। लेना नहीं चाहती का मतलब नहीं है, लेना उन्हीं से चाहती, बट देयर इज अ प्रॉब्लम। अगर सरकार हर आदमी से रोज जाकर ये पूछे कि भाई तुमने क्या खरीदा और कितने का सामान खरीदा, आज आपने वैसलीन खरीदी, आज आपने पेन खरीदा, आज आपने मिठाई खरीदी, आज आपने ब्रेड खरीदी, हर चीज का इतना इतना टैक्स हमें दे दीजिए, तो कलेक्शन चार्जेस कितने ज्यादा हो जाएंगे, इतना ज्यादा संग्रहण का चार्ज हो जाएगा कि सरकार उसको लगाने से कोई फायदा ही नहीं मिलेगा। इसलिए सरकार क्या कर देती है, अपने एजेंट्स नियुक्त कर देती है। एजेंट्स माने इकोनॉमिक एजेंट्स, आर्थिक, वो दुकानदार हो सकता है, वो किसी कंपनी का मालिक हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो उसने कहा भाई दिस इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी, वी नीड सो मच ऑफ टैक्स फ्रॉम यू, यू हैव टू पे सो मच टैक्सेस टू अस एंड यू चार्ज इट फ्रॉम अदर्स। अब ये जो बीच वाला है इसकी क्षमता पर निर्भर करेगा, ये हो सकता है ज्यादा वसूल ले और कम सरकार को दे, ये हो सकता है ना वसूल पाए और तब भी सरकार को उसको देना पड़ेगा, या इक्वली भी वसूल कर सकता है। वो डिपेंड करेगा मार्केट की डिमांड पर, मार्केट की सप्लाई पर, जो अन्य वस्तुएं मार्केट में है उन पर, कॉस्ट कंडीशंस पर, कॉस्ट कंडीशंस इंक्रीजिंग कॉस्ट कंडीशंस हैं, डिक्रीजिंग कॉस्ट कंडीशंस हैं, इन पर भी निर्भर करेगा, मार्केट पर भी निर्भर करेगा। परफेक्ट कंपटीशन है कि मोनोपोली है, मोनोपोली में दाम बढ़ते ही एकदम से डिमांड ज्यादा तेजी से घट जाएगी, परफेक्ट कंपटीशन में दिमाग ज्यादा तेजी से डिमांड नहीं घटेगी। तो जो शिफ्टिंग है दैट विल डिपेंड अपॉन द टाइप ऑफ मार्केट, द इलास्टिसिटीज ऑफ डिमांड एंड सप्लाई ऑफ द मार्केट, द कॉस्ट कंडीशंस ऑफ द मार्केट, वो सब बिल्कुल अलग चीजें हैं। लेकिन
इनडायरेक्ट टैक्स वही हुआ जिसमें सरकार ने बड़ा क्लियरली मेंशन कर दिया, वी आर चार्जिंग टैक्स फ्रॉम यू, द इम्पैक्ट इज ऑन यू एंड द इंसिडेंस कैन रेस्ट ऑन एनीवन, और इसका भार किसी पर भी पड़े वो हमारी जिम्मेदारी नहीं है। जो खरीदेगा उसकी जिम्मेदारी है, जो सामान का इस्तेमाल करेगा उसकी जिम्मेदारी है। We at least are not bothered from whom the tax is to be taken। यह परिभाषा भी पहली वाली से थोड़ी बेहतर हो सकती है, बट दिस अगेन इज नॉट दैट गुड। मैं बार बार इसीलिए कह रहा हूं कि इस तरह की कोई भी परिभाषा अगर हम डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्सेस की इस तरह की देते हैं, हम इसमें कुछ और चीजें जोड़ भी दें, है ना, इंटेंशंस के अलावा हम एप्लीकेशंस को भी जोड़ दें, तो भी बहुत फर्क नहीं पड़ता। क्योंकि मैंने पहले बताया कि इंसिडेंस और इफेक्ट अलग अलग चीजें हैं। इंपैक्ट अलग चीज है, इंसिडेंस अलग चीज है, इफेक्ट अलग चीज है। इफेक्ट इकोनॉमी पर पड़ता है, इंसिडेंस कर देने वालों पर पड़ता है, इंपैक्ट किसी एक व्यक्ति के ऊपर पड़ता है। इंपैक्ट मीन्स द पॉइंट ऑफ टच, इंसिडेंस मीन्स द पॉइंट ऑफ रेस्टिंग पॉइंट ऑफ टैक्स, और इफेक्ट मीन्स द ओवरऑल इफेक्ट्स ऑफ टैक्सेशन। ओवरऑल इफेक्ट्स माने डिमांड पर, सेविंग पर, सप्लाई पर, एम्प्लॉयमेंट पर, बाकी सारी चीजों पर। तो इफेक्ट्स ऑफ टैक्सेशन is a very broad and you can also say not very clear concept। बहुत इसको आसानी से नहीं समझा जा सकता, जिसको हम लोग जब पब्लिक एक्सपेंडिचर पढ़ेंगे तब इसको समझने की कोशिश करेंगे। इफेक्ट अलग चीज है, लेकिन इम्पैक्ट और इंसिडेंस में क्लियरली अंतर है। इम्पैक्ट माने जिसको टैक्स देना है, जिस पर टैक्स पड़ा, जिस पर टैक्स का भार पड़ा, जिस पर जो कुछ पड़ा। इंसिडेंस माने जिसने वास्तव में टैक्स, कितना टैक्स जितना सरकार ने लगाया उसका पेमेंट किया। वो कोई भी हो सकता है इकोनॉमी में। ही कैन बी ए कंज्यूमर, ही कैन बी ए डिस्ट्रीब्यूटर, ही कैन बी ए प्रोड्यूसर, ही कैन बी एनीथिंग। उनके बारे में बात नहीं कर रहे। तो इट इज इंसिडेंस। तो इंसिडेंस कैन बी द पॉइंट वेयर द टैक्सेस आर रेज्ड, जहां पर वास्तव में टैक्सों को हम लोग रेज करते हैं या स्थापित करते हैं या उठाते हैं। दैट आर नोन एज टैक्स इंसिडेंस। तो इंपैक्ट और इंसिडेंस के बीच का जो अंतर है, यानी जिस तरीके से टैक्सेस के इंपैक्ट और इंसिडेंस को हम अलग अलग क्रिएट करते हैं, उसके लिए हम क्या शब्द इस्तेमाल करते हैं? शिफ्टिंग ऑफ टैक्स। कर के भार का हम क्या कर रहे हैं? अग्रेशन माने उसको हम आगे की तरफ बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। वी आर मूविंग दिस टैक्स टू अनदर पर्सन, इसको हम कहते हैं शिफ्टिंग। लेकिन हिंदी भाषा में इसके लिए जो शब्द है वो है कर विवर्तन। विवर्तन मीन्स द इंसिडेंस इज नाउ मूविंग अवे फ्रॉम द प्रोड्यूसर टू द कंज्यूमर, डिस्ट्रीब्यूटर और वॉट एवर इट मे बी। तो जिसे हम लोग कहते हैं कर का विवर्तन। तो मैंने आज 3 शब्द पढ़ाए, कर का कराघात, करापात और कर का प्रभाव, और साथ में चौथा शब्द पढ़ा शिफ्टिंग। हम लोगों का नेक्स्ट लेक्चर अब शिफ्टिंग पर होगा, लेकिन जब शिफ्टिंग पर पढ़ेंगे तो एक चीज मैं आपको अभी से बता देता हूं, क्योंकि मेरे पास 1-2 मिनट का समय है। शिफ्टिंग पढ़ने के लिए 2 चीज याद रखिएगा कि इम्तिहान में 2 तरीके के प्रश्न आते हैं। अगर लिखा जाए कि कर के भार का विवर्तन कैसे होता है, आपके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर मान लीजिए पूछ लिया जाए कि एक सेल्स टैक्स लगा, इसका वितरण कैसे होगा, या मान लीजिए एक्साइज ड्यूटी लगी तो इसका वितरण कैसे होगा, या मान लीजिए गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स लगा तो इसका वितरण कैसे होगा, तो याद रखिएगा जैसे ही ये शब्द आए तो इसका क्या मतलब होगा? पर यूनिट टैक्स। इसका क्या मतलब होगा? प्रति इकाई कर। हमेशा याद रखिए पर यूनिट टैक्स या प्रति इकाई कर से मतलब क्या होता है? प्रति इकाई कर का मतलब है एक इकाई पर कितना कर लगा। तो सेल्स टैक्स कैसे लगता है? प्रति इकाई। जीएसटी कैसे लगता है? पर इकाई। कस्टम्स ड्यूटी कैसे लगती है? पर इकाई। ये सब प्रति इकाई कर होते हैं। 99% टैक्सेस क्या होते हैं? प्रति इकाई कर होते हैं। लेकिन कभी कभी एक और टैक्स लग सकता है, पूछा नहीं जाना चाहिए, लेकिन इसका डायग्राम मैं बनाना सिखा दूंगा। लंप सम, एक मुश्त।
ध्यान से देखिए, हमने ट्रक पर जब टैक्स लगाएंगे तो कैसे लगाएंगे? कितना किलोमीटर चली उस हिसाब से लगाएंगे, कितना भार वहन किया उस हिसाब से लगाएंगे? नहीं, हम लगाएंगे एक ट्रक के ऊपर 1400 रुपया कर। अब ये प्रति इकाई कर ही है एक तरीके से, लेकिन एक मुश्त लगा दिया। अब ये कर कितना ट्रक भार ढोएगी, कितनी बार चलेगी, कितने किलोमीटर चलेगी, इससे कोई मतलब नहीं होगा। लमसम माने हमने एक दुकानदार पर टैक्स लगा दिया। अब जैसे हमने एक छोटे किराना स्टोर पर लगा दिया, तो किराना स्टोर पर लगाने का तरीका क्या है? कितना सामान बेचा, कितने आपने गेहूं बेचा, कितना आपने ब्रेड बेचा, कितना आपने चीज बेचा, कितना आपने बटर बेचा, सबको आपने जोड़ लिया और पर यूनिट टैक्स लगा लिया। या एक तरीका यह है कि छोटी मोटी दुकान है, बहुत ज्यादा नहीं चलती है, भैया तुमको 2000 रुपया सालाना कर देना है। दिस इज कॉल्ड एज लंप सम टैक्स। तो कभी कभी लंप सम टैक्स पर सवाल आता है, उसका डायग्राम थोड़ा अलग बनेगा। पर यूनिट टैक्स का ही सामान्य तौर पर प्रश्न आता है। दिस वी हैव टू टेक केयर ऑफ। ये हमको समझने की कोशिश करनी पड़ेगी, राइट? तो नाउ वी कैन गो बैक टू द क्लास। आज खत्म करते हैं, फिर अगले हफ्ते पढ़ाएंगे शिफ्टिंग, ठीक है ना? यस सर। ओके सर। हाँ बोलो। सर ये लंप सम टैक्स है, ये एनुअली लगता है कि मंथली लगता है? लंप सम टैक्स माने लंप सम एक बार। अब वो जनरली तो क्योंकि टैक्सेस एनुअल माने जाते हैं इसलिए एनुअल ही लगता है ना? एनुअल ही लगता है। लेकिन कुछ चीजों में उल्टा हो सकता है, जैसे टैक्सीज है ना, या मान लीजिए कि इस तरह की चीजों पर मंथली भी लग सकता है। ठीक है, ऑल द बेस्ट, थैंक यू ऑल। हाँ वन मोर। क्या पेंशन पे टैक्स लगती है? पेंशन इज एन इनकम। अगर मेरी इनकम 2 लाख रुपए महीने है पेंशन, तो टैक्स क्यों नहीं लगेगा? टैक्स तो इनकम पर लगता है, तो इनकम की जो एग्जेम्पशन लिमिट होगी उस पर लगेगा, तो पेंशन पर भी टैक्स लगता है। पेंशन इज ए पार्ट ऑफ इनकम, राइट? ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर।